So hello everyone, welcome to Prasasanic Gurukul. Friends, in this video now we are going to complete our discussion on Occupational Safety Health and Working Condition Code 2020. तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये आपका पर्टिकुलर जो बेयर एक्ट है उसी के थ्रू मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दूंगा जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सिर्फ उनका, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप सेक्शन फर्स्ट आपको पता है चैप्टर 1 जो होता है वो आपका डेफिनेशन सिंपल जो प्रिलिमिनरी जो आपके प्रोविजन होते हैं उसमें स्कोप बताते हैं, एप्लीकेबिलिटी जो है वो बताया जाता है। तो अगर यहाँ की बात करें तो एनफोर्स तो अभी हुआ नहीं है, ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में आया बट एनफोर्स अब तक नहीं हुआ। ये मैंने आपको बता दिया कि सारे कोड जो है 2024 के लिए डिले कर दिए गए हैं, कुछ पर्टिकुलर रिजर्वेशन है, ठीक है। इसको इट शैल नॉट बी अप्लाई टू ऑफिसेज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफिसेज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और एनी शिप ऑफ वॉर ऑफ एनी नेशनैलिटी, ठीक है। तो ये तीन चीज आप याद रख लेना जहां पे ये कोड अप्लाई नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट द कोड शैल अप्लाई इन द केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉयड थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर इन द ऑफिस ऑफ सेंटर। देखिए एक चीज यहां पे ध्यान रखना कि ये कोड आपका जनरली अप्लाई नहीं होगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनके एम्प्लॉइज पे, बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर्स को एम्प्लॉय किया गया है तब उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और वर्किंग कंडीशन के लिए ये कोड अप्लाई होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट नहीं होगा बट जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है उस पर एप्लीकेबल होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो, ठीक है, या उनके किसी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हो। उन्होंने किसी पर्टिकुलर एजेंसी को जो कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे बहुत सारा काम कराती है, जो वहां पे वो लेबर होंगे उन पे एप्लीकेबल होगा। एडल्ट की डेफिनेशन ये सब चीजें आपको देखनी ही नहीं है, ठीक है, स्किप करना आप सारी चीजों को। बैंकिंग कंपनी क्या है, बिल्डिंग एंड और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क सेम होगा जो हमने देखा था अपना पुराने एक्ट में, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन अगर आप यहां पे देखेंगे वो भी हमने देख लिया था, एक बार फिर अगर आप देखना चाहे तो ये सेक्शन 2M में है, इसको आप जरूर देखना क्योंकि यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर आपने देखा होगा एक्ट इंक्लूड है तो डायरेक्ट थीम में आता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर इस कोड की अगर आप बात करेंगे तो फोकस भी है। तो आप बस ये देख लेना डेफिनेशन के किस सेक्शन में आता है, तो ये सेक्शन 2M में आता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स अगर आप इसको देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर मींस क्या है, ए वर्कर हु शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर ही इज हायर्ड इन और इन कनेक्शन विद सच वर्क बाय और थ्रू ए कॉन्ट्रैक्टर विद और विदाउट। देखिए ये हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की डेफिनेशन में जो है वो भी आएगा जो एम्प्लॉयर की हो सकता है उसकी जानकारी में हो कि भाई इस पर्टिकुलर आदमी को आपने एम्प्लॉय किया हुआ है, या फिर जानकारी में नहीं हो, दोनों केसेस में वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में आएगा। यहां पर आपको सिंपल बस ये याद रखना है, डेफिनेशन हमने पूरी पढ़ भी ली थी तो इसलिए उसको दोबारा रिपीट और ज्यादा नहीं करूंगा, बट सेक्शन 2M में आता है, सेक्शन 2M ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन है कोड। कोर एक्टिविटीज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इनको देखिए कोर एक्टिविटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट में आप देख सकते हैं क्योंकि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वैसे जनरल प्रोविजन है तो उस पर आप जाना मत, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लगे कोर एक्टिविटी ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या होगी, मींस एनी एक्टिविटी फॉर विच द एस्टेब्लिशमेंट इज सेटअप एंड इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी विच इज एसेंशियल और नेसेसरी टू सच एक्टिविटी, ठीक है। आपकी कोर एक्टिविटी वे होंगी जिनके लिए मेनली वो एस्टेब्लिशमेंट बना है। कोर एक्टिविटी जैसे कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है और वहां पे आप किस चीज के लिए, आप मान लीजिए लेदर फैक्ट्री है वो, तो वो लेदर से प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटी होंगी वो उसकी कोर एक्टिविटी होगी, ठीक है। बाकी जनरल प्रोविजन है, डॉक वर्क भी आप, एम्प्लॉय की डेफिनेशन सेम है, ठीक है।
फैमिली में कौन कौन आता है? देखिए फैमिली, जब हम वर्कर की बात करते हैं तो वर्कर की अगर हम फैमिली को कंसीडर करते हैं कि कौन कौन उसमें आ सकता है, स्पाउस आ सकता है, जो उसके जो चिल्ड्रन है वो आएंगे, ठीक है, उसमें एडोप्टेड चिल्ड्रन भी होंगे, और कौन से हु आर डिपेंडेंट अपॉन हिम एंड हैव नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसका मतलब है जो माइनर होंगे वो ही आएंगे, ठीक है, वो एडोप्टेड भी हो सकता है, उनका खुद का भी हो सकता है, ठीक है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, विडो, डॉटर और सिस्टर, ठीक है। तो जो सिस्टर या फिर आपकी डॉटर भी हो, ठीक है, जो फैमिली पे ही डिपेंडेंट, इसमें बस इंक्लूसिव डेफिनेशन है, आपको ये याद रखना है कि वो सब पर्सन होंगे फैमिली के जो इंटायरली आप पे डिपेंड है, ठीक है, इंटायरली आप पे डिपेंड है। समझ गए आप बात को? आपकी जो स्पाउस है वो भी आप पे डिपेंड है, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो भी आप पे डिपेंड है, आपके जो चिल्ड्रन है वो भी आप पे डिपेंड है, बट कब तक? जब तक उनकी एज 18 से कम रहती है, ठीक है। हैजार्डस सब्सटेंस, ये सब इंडस्ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, सेम डेफिनेशन है जो चारों कोड में है, सेम डेफिनेशन, सेम। इंटरस्टेट माइग्रेंट की भी डेफिनेशन हमने देख ली थी, मेजर पोर्ट, मेडिकल ऑफिसर, रेलवे, मिनरल्स तो कुछ आपको करना नहीं है। न्यूज़पेपर मीन्स एनी प्रिंटेड पीरियोडिकल वर्क containing public news or comment on public news and include such other class of printed periodical work as may from time to time to be notified in this, ठीक है, इस जनरल डेफिनेशन है, नहीं जाना इस पे। इस टाइप से आपको स्किप करना है क्योंकि बहुत सारी जो जनरल चीजें हैं आपको इन्फॉर्मेशन है उनको याद रखना, आप 1 by 1 कंटेंट याद रखना शुरू तो नहीं करोगे। डेफिनेशन के बाद में अब हम डायरेक्टली आएंगे अपने, ये पर्टिकुलर डेफिनेशन आप देख लेना अगर आपको लगे, जैसे वेज की डेफिनेशन हमने कितनी बार कवर की, किसमें 3 चीजें आएंगी, बेसिक पे आएंगी, डीए आएगा, आरए आएगा, रिटेनिंग अलाउंस जिसको बोलते हैं, ये दोनों अलाउंस होंगे, उसके बाद में और कोई अलाउंस नहीं होगा, हाउस एकोमोडेशन नहीं होगा, किसी टाइप का बोनस नहीं होगा वेज की डेफिनेशन में, ठीक है। Now we are going to see the chapter number 2 और चैप्टर नंबर 2 जो है आपका एक्ट का ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन एक्ट और वर्किंग कंडीशन कोड 2020, उसका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 में रजिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोविजन है, और जो इसका प्रोविजन 3 है वो है कि एवरी एम्प्लॉयर ऑफ एनी एस्टेब्लिशमेंट, किस किस टाइप एस्टेब्लिशमेंट विच कम इन द एग्जिस्टेंस आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड और टू विच दिस कोड सेल अप्लाई विद इन द 60 डेज फ्रॉम, देखिए अभी इसको याद नहीं रखना आप, रजिस्ट्रेशन का इसमें टाइम पीरियड दे रखा है कि आपको रजिस्टर कराना है या तो आपका स्टेब्लिशमेंट इस कोड के अप्लाई होने के बाद में आया। अगर आपका स्टेब्लिशमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस जब से ये एक्ट लागू होगा उसके 60 दिन के अंदर अंदर आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा अप्रोप्रिएट जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होगा उसके पास, ठीक है। अब वो मैनर में बता रहा है किस मैनर में आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एप्लीकेशन देंगे, इररिलेवेंट। अब उसके केस में अपील बता रहे हैं कि भाई आपका कोई भी, अगर आपको लगता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है, इसमें कोई फेयर एंड जस्ट रूल अप्लाई नहीं हुआ है, मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, उस केस में आप अपील कर सकते हैं। अपील आप कब तक कर सकते हैं, आपका विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर इज कम्युनिकेटेड टू यू, ठीक है। भाई मान लीजिए आपने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आपने अप्लाई किया 20 तारीख को, 25 तारीख को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो 25 तारीख से लेकर 30 दिन तक आप क्या कर सकते हैं, अपनी अपील दायर कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि ये जो आपका डिसीजन है वो फेयर और जस्ट नहीं है, इसलिए मैं इसके अगेंस्ट जो है अपने रिजर्वेशन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, तो आप एक अपील दायर कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 4 ये बताता है, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बट इतना ध्यान रखना कि वो 30 डेज दे रहा है आपको, कितना दे रहा है यहाँ पे, आपका अपील के लिए जो आपको टाइम दे रहा है वो 30 दिन का टाइम है, ठीक है। हेयर यू कैन सी टाइम पीरियड है आपका 30 डेज, ठीक है।
नेक्स्ट अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर थर्ड में जो इंपोर्टेंट ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर यहाँ पे गिवन है सेक्शन 6 में। तो आपसे देखिए ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों आपके चैप्टर थर्ड में है। यहां पर आपको सेक्शन सिर्फ याद रखना है कि जनरल सेक्शन जो आपका स्पेसिफिक सेक्शन है वो क्या है, क्योंकि जो ड्यूटीज है वो जनरल ड्यूटी होगी। एम्प्लॉयर की ड्यूटी होगी कि आप ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करें, उसमें आप किसी को भी देख के टिक कर दोगे। और सेक्शन इंपोर्टेंट है कि ड्यूटी एम्प्लॉयर की कहां पे गिवन है और एम्प्लॉय की कहां पे गिवन है। सेक्शन 6 किसकी ड्यूटी बताता है? आपका एम्प्लॉयर की ड्यूटी बताता है। अगर आप यहां पे देखेंगे ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर, और यहां पर आप जनरल ड्यूटी रहेंगी, इसको याद नहीं रखना, बट सेक्शन याद रखना कि सेक्शन 6 में क्या है आपका, सेक्शन 6 में है आपका ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। ठीक है, ये आपका सेक्शन 6 में है। अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका, ये जनरल ड्यूटी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि इनको आप स्किप करना, देखने मत लग जाना। इंश्योर दैट वर्क प्लेस इज फ्री फ्रॉम हैजार्ड्स, ये सारी चीजें जनरल ड्यूटी होगी जो आप, अगर आप कोई फैक्ट्री चलाते हैं, कोई स्टेब्लिशमेंट आपका है, तो ये सब जनरल चीजें आपको अपने लेबर को प्रोवाइड करानी पड़ेगी, जिससे कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन आप दे सको, जो हमारा डीपीएसपी के प्रोविजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो पर्टिकुलर चीज है। अब सेक्शन 6 में क्या है? ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर, एजेंट एंड मैनेजर इन रिलेशन टू माइन। अब यहां पे जो माइन के रेस्पेक्ट में जो उसका ओनर है, एजेंट है या मैनेजर है, उसकी ड्यूटी गिवन है सेक्शन 7 में। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, स्किप करना है आपको। फिर आते हैं ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर, डिजाइनर, इंपोर्टर और सप्लायर, इसको भी स्किप करना है 8th प्रोविजन को। देखिए एक्ट में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आप एक एक बार रिवाइज करेंगे इसको, आप देखेंगे कि कौन से प्रोविजन पे आपको फोकस करना है, किस पे नहीं करना है। 2 एक्ट में, 2 या 3 कोड में मैंने आपको पीडीएफ दिया, 2 कोड में मैंने आपको पीडीएफ से बताया। तो उसका बेसिक मीनिंग यही था कि आप अगर अदर कोड भी देखते हैं, अदर कोई एक्ट भी देखते हैं, उस एक्ट में आपको स्पेसिफिक प्रोविजन पे ही फोकस करना है। ठीक है, जनरल प्रोविजन पे फोकस नहीं करना है, इसलिए उनको स्किप आपको करना है। अब आता है नोटिस ऑफ सर्टेन एक्सीडेंट। यहां पे है इंपॉर्टेंट कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, वो कौन सी पर्टिकुलर कंडीशन है। तो सेक्शन 10 बताता है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा, कंपल्सन यहां पे आता है। अब वो नोटिस कैसे? वेयर एट एनी प्लेस इन द एस्टेब्लिशमेंट एनी एक्सीडेंट अकर्स विच कोज डेथ विच कोजेज एनी बॉडली, किसी भी टाइप का ऐसा हार्म आपको प्रोड्यूस कर रहा है, तो आपको कितने टाइम तक, तो विच ए पर्सन इंजर्ड इज प्रिवेंटेड फॉर वर्किंग फॉर ए पीरियड ऑफ 48 आवर्स और इमीडिएटली, ठीक है, और मोर इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सीडेंट और विच इज ऑफ सच नेचर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तब आपको क्या करना होगा भाई, आपके यहाँ पे किसी वर्कर को कुछ इस टाइप की इंजरी हो जाती है, या तो उसकी जान चली जाती है, या उसको कोई भयंकर इंजरी हो जाती है, या फिर उसको इस टाइप की इंजरी हो जाती है कि अगले 48 आवर्स तक वो वर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, इंजरी ऐसी है कि वो 48 आवर्स तक वर्क नहीं कर पाएगा। उस केस में क्या करना होगा? उस केस में जो एम्प्लॉयर होगा, ओनर होगा, एजेंट होगा, मैनेजर होगा, वो आप क्या करेगा? एस्टेब्लिशमेंट का उसकी पर्टिकुलर ड्यूटी होगी क्या करने की? सेल सेंड द नोटिस देयर टू सच अथॉरिटी इन सच ए मैनर। एक मैनर अथॉरिटी, जब इसके रूल रेगुलेशन बनेंगे उसमें ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो वो नोटिस आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि वेयर सच ए नोटिस अंडर सेक्शन 1 रिलेट टू एनी एक्सीडेंट कोजिंग डेथ और अदर काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, द अथॉरिटी टू हुम नोटिस इज सेंड शैल मेक एन इंक्वायरी इन द अकरेंस, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर अकरेंस और एक्सीडेंट विद इन 2 months। अब यहां पे क्या है कि भाई आपको जैसे ही आपको नोटिस मिलता है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, तो 2 महीने के अंदर आपको एक इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, कोई इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद में जो पर्टिकुलर अथॉरिटी है उसने क्या कर दिया? उसने एक नोटिस दे दिया गवर्नमेंट को, जो भी अथॉरिटी स्टैब्लिश की गई है उस अथॉरिटी को। वो अथॉरिटी 2 महीने के अंदर, 2 months यहाँ पे गिवन है, 2 महीने के अंदर वो क्या देगी? वो उस पर्टिकुलर जो केस है उसमें एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। ठीक है, नोटिस ऑफ डिसीजेज ये अब देख लेना। अब सेक्शन 13 इंपोर्टेंट है। सेक्शन 6 में हमने क्या देखा था? ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर। अब सेक्शन 30 क्या कहता है? ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉय। दोनों तरफ से होता है। जैसे आप फंडामेंटल राइट देखते हैं, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी बेसिकली ये क्या करते हैं? ये
को बताते हैं भाई स्टेट को ये करना चाहिए, स्टेट को वो करना चाहिए, कहीं स्टेट को प्रोहिबिट करते हैं, बट साइड बाय साइड यहाँ पर स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है, उसकी ड्यूटी की बात आ जाती है। ऐसे ही आप फंडामेंटल ड्यूटी देखते हैं, वहाँ पे सिटीजन की ड्यूटी की बात आती है। तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी हमने पढ़ी सेक्शन 6 में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं आपका एम्प्लॉय की ड्यूटी। एम्प्लॉयज की ड्यूटी कहाँ पे है आपका, सेक्शन 13, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 13 में गिवन है आपका एम्प्लॉयज की ड्यूटी, ठीक है। आपको ये नहीं याद रखना कि क्या क्या ड्यूटीज है, आपको सेक्शन याद रखना है। सेक्शन 13 क्या करता है, प्रोवाइड्स द ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयज। नेक्स्ट अगर आप यहां पे देखें, सेक्शन आपका 14 आ गया, राइट्स ऑफ एम्प्लॉय। अब राइट कहां पे गिवन है, सेक्शन 14 में। अब वो कौन कौन से राइट है उन पे भी आपको नहीं जाना, डिटेल स्टडी इसका नहीं करना, आपको सेक्शन याद रखना है। 13 में ड्यूटी है, 14 में राइट है, ये थोड़ा उल्टा है। पहले हम बात करते हैं राइट की, बट यहाँ पे ड्यूटी दिया हुआ है, ठीक है। इस चीज से आपको याद भी रह जाएगा। अगर आप सेक्शन 13-14 देखते हैं, 13-14 देखते हैं, तो पहले ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉय है, उसके बाद में आप राइट प्रोवाइड करें। जनरली आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो वहां पे क्या है, आपके राइट से पहले पार्ट 3 में, तब जाके आपकी ड्यूटी आती है पार्ट 4 ए में, ठीक है। तो यहां पर उल्टा कर दिया, राइट बाद में दिए गए। बस राइट पे ध्यान रखना कि सेक्शन 14 है, आपसे कोई नहीं पूछने वाला कौन कौन से राइट है, सब स्किप करना है, ठीक है। वी आर बेसिकली फोकसिंग ऑन इंपोर्टेंट प्रोविजन, और जहां पे आपको सेक्शन याद रख रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, और जहां पे आपको कंटेंट याद रखना है अंदर का जो प्रोविजन, ठीक है। नेक्स्ट फिर आएंगे, नेक्स्ट आएंगे चैप्टर 4 आपका। चैप्टर 4 में आपका है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड है, और यहां पर आपका सेक्शन 16 क्या बोलता है, नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश किया जाए वो आपको याद रखना है। इस प्रोविजन को हम पढ़ेंगे सेक्शन 16। सेक्शन 16 में क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सेल बाय नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूट ए नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बोर्ड, सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। तो ये आपका स्टैब्लिश कौन करेगी, नेशनल लेवल पे है आपका, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, तो ये करेगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट तो कर नहीं सकती, तो आपकी क्या करेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करेगी। अब वो किस किस मैटर के लिए कर सकती है, यहाँ पे मैटर दिए हुए, स्टैंडर्ड्स, रूल एंड रेगुलेशन टू बी डिक्लेयर्ड और फ्रेम्ड अंडर दिस कोड, या फिर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजन रिलेटेड टू, ठीक है, स्टैंडर्ड या बाकी जो भी इसमें कोड में गिवन चीजें हैं उसके बारे में, issues of policy and program related to occupational safety, health and working condition, any other matter, ठीक है। तो इन सभी मैटर के रेस्पेक्ट में आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, जिसको हम बोलेंगे नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। ये आपका सेक्शन 16 में स्टैब्लिश होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करेगी, यही आपका इसमें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में इसकी स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जितने भी आपके बोर्ड इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश होंगे उसका आपको स्ट्रक्चर जरूर देखना। तो ये जो स्ट्रक्चर होगी इसकी नेशनल बोर्ड की, इसमें क्या होगा, सेक्रेटरी होंगे कौन, चेयरमैन कौन होंगे, वो सेक्रेटरी होंगे। किसके सेक्रेटरी, आपके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उनके उसके जो सेक्रेटरी हैं वो सेक्रेटरी ही हमारे क्या होंगे, आपके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे नेशनल बोर्ड के। कौन सा बोर्ड था ये, नेशनल किस टाइप, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड। अब डीजी जो इसके बनेंगे, डीजी जो है फैक्ट्री एडवाइज सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट जो मुंबई है, उसके जो आपके पर्टिकुलर जो उसके डीजी बनेंगे, उसके फैक्टर जो डीजी होंगे आपके फैक्ट्री एडवाइज सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट। देखिए इसको भी आप याद रखना, जो हमारा फैक्ट्री एडवाइज सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट है आपका मुंबई में, ठीक है, उसको बस इतना, उसका लोकेशन आप याद रखना। वो आपसे पूछ सकते हैं, जो उसके जो डीजी है वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे, ठीक है। तो चेयरमैन बनेंगे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, और जो मेंबर बनेंगे वो डीजी ऑफ फैक्ट्री एडवाइज सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट है। फिर डीजी माइन सेफ्टी जो धनबाद में है, उसके जो डीजी होंगे वो भी इसके मेंबर होंगे। चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव है
वो कहाँ पे आपके नागपुर, वो भी एक्स ऑफिशियो मेंबर रहेंगे। फिर आपके चेयरमैन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो दिल्ली में है आपका, वो भी इसके मेंबर होंगे। फिर आपका चीफ लेबर कमिश्नर जो है दिल्ली में, वो भी, अरे सर रोकना है, कट हो जाएगा ना, ये कट हो जाएगा बीच में, ये छूट गया, अभी कट हो जाएगा ना। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाता हूँ 1-2 मिनट, उसे समझ में भी आ जाएगा कि कट करके स्टार्ट करना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट आपके डीजी है या फिर आपके पर्टिकुलर जो आपके डायरेक्टर है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूट के, वो सब इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होंगे। आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है। तो सिंपली आप ये देख लेना कि चेयरपर्सन कौन होंगे, वो सेक्रेटरी होंगे। उसके बाद में 1-2 इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इसको जरूर याद रख लेना कि वो एस्टेब्लिश कहां पे किया गया है, ठीक है, सिचुएटेड कहां पे। अब स्टेट लेवल की बोर्ड की बात है, स्टेट लेवल की बोर्ड की बात है तो उसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी, वो आपका किस प्रोविजन में है, आपका सेक्शन 17 में है। तो स्टेट लेवल है 17 में, सेंट्रल लेवल है आपका 16 में। यहां पर भी अगर बात करें हम कि पर्टिकुलर मेंबर और उसकी स्ट्रक्चर की, तो वो उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और उसका प्रोसीजर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पर्टिकुलरली डिसाइड करेगी, ठीक है। तो उसकी स्ट्रक्चर पे आप मत जाना। अब आते हैं हम सेक्शन 18 में, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेल डिक्लेयर बाय नोटिफिकेशन स्टैंडर्ड और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ फॉर वर्क प्लेसेज रिलेटेड टू फैक्ट्री, माइन, डॉक, बीडी एंड सिगार, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क और एस्टेब्लिशमेंट। तो इससे रिलेटेड जो भी सेफ्टी मेजर्स जो स्टैंडर्ड हम देंगे, इससे रिलेटेड जितने भी हम स्टैंडर्ड जो एस्टेब्लिश करेंगे, वो स्टैंडर्ड कौन बनाएगी, वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। ये आप बस याद रखना। उसके बाद में आपका रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटी स्किप करना है। सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे, आपको कहीं नहीं जाना इस पे। कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, सेफ्टी कमेटी एंड सेफ्टी, ये मैंने आपको बता ही दिया पहले डेफिनेशन में, फिर से आपको बताता हूं कि सेक्शन 22 क्या है, आपका सेफ्टी कमेटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसमें आपकी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल एस्टेब्लिश द पर्टिकुलर सेफ्टी कमेटी, और वो मैंने आपको बता ही दिया था कहाँ पे होगी। जैसे फैक्ट्री के केस में 500 प्लस वर्कर अगर है, और अगर आपकी फैक्ट्री ऐसी है जिसमें हैजार्डस काम हो रहा है, जिसमें आपका कुछ केमिकल रिलेटेड एक्टिविटी है, तब उसमें 200 होगा, 200 या 200 से ज्यादा। और थर्ड केस क्या आएगा आपका, थर्ड केस होगा जिसमें आपका माइन होगा या बिल्डिंग एंड और कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर बात करेंगे तो उसमें भी आपका 200 है, 250, सॉरी यहां पे मैंने पहले आपको गलत बता दिया, ये आप ध्यान रखना कि बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर बात करें तो ये आपका 250 है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क की अगर हम बात करें तो उसमें 250 है आपकी, 250 और प्लस वर्कर होंगे तो ये कोड एप्लीकेबल हो, ये सेफ्टी कमेटी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। ये सेफ्टी कमेटी के रिलेटेड है, आप ये ध्यान रखना, कोड की एप्लीकेबिलिटी की बात नहीं है, यहाँ पर सेफ्टी कमेटी की बात है कि सेफ्टी कमेटी कहाँ पे स्टैब्लिश होगी। जहाँ पर सिंपली फैक्ट्री है तो 500 प्लस में होगी आपकी, अगर फैक्ट्री में हैजार्डस काम हो रहा है तो वहाँ पे 250 होगा। मैंने दोनों बार ये 200 बोला है, इसको आप करेक्ट कर लेना, इसमें इस कोड में ये 250 है, ठीक है। और आपका माइन के केस में ये 100 होगा, ठीक है। तो ये करेक्ट कर लेना आप। इस 23 फिर आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर फॉर मेंटेनिंग हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की जो आपकी हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन जो है उस टाइप की प्रोवाइड करना। 23 इसको भी स्किप करना आप। सिंपली जो ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर और ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉई हमने देखा था, सेक्शन 6 देखा था हमने, ठीक है। फिर आपका सेक्शन 13 एंड 14 देखा था। 14 में राइट ऑफ एम्प्लॉइज थे, ठीक है, 13 में ड्यूटीज थी। फिर वेलफेयर फैसिलिटीज इन द एस्टेब्लिशमेंट, वो मैंने आपको सेक्शन 24 पहले भी बता दिया। और ये सारी कंडीशन आपको याद नहीं रखनी है किस किस टाइप की सर्विसेज है, ठीक है। अब चैप्टर आपका 7th आता है। चैप्टर 7th आपका बताता है आवर्स ऑफ वर्क एंड एनुअल लीव विद
वेजेस, ठीक है। तो जो आपका डेली वीकली वर्किंग आवर्स है, लीव है, उसके रेस्पेक्ट में आपका प्रोविजन है ये सेक्शन 25 को थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी वर्कर को अगर अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपको बैलेंस करना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम ह्यूमन बीइंग क्या है, हमको अपना पूरी तरीके से हम मशीन तो नहीं हो सकते कि भाई आपको सुबह से 5 से और शाम को इस बजे तक काम करना है और फिर पर्टिकुलरली जाके आप अपना जो फैमिली है उसमें भी ऐसे ही कंट्रीब्यूट करो। हमेशा क्या होगा, आपके इमोशंस है वो वेरी करेंगे, तो उन सब से रिलीव करने के लिए, उस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने के लिए ये पर्टिकुलर आपकी लीव कंडीशन होती है। आवर्स ऑफ वर्क को फिक्स किया जाता है, अदरवाइज ह्यूमन को अगर आप मशीन समझेंगे तो उसकी एफिशिएंसी विद इन फ्यू डेज ही इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और फिर उसका जो परफॉर्मेंस है वो गिरना शुरू हो जाएगा, और वो गिरेगा तो ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो इससे क्या हो जाएगा, एक टाइम पे जाके पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाएगा ह्यूमन बीइंग। तो मशीन नहीं है, इसीलिए लीव दी जाती है, इसीलिए आपका आवर ऑफ वर्क को फिक्स किया जाता है। तो अगर आप सेक्शन 25 को देखेंगे तो इसमें क्या है, नो वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट और क्लास ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फॉर मोर देन 8 आवर्स इन ए डे। जब ये आ जाएगा, जो वो 9 आवर्स वाले लोग हैं ना, जो बोलते हैं कि भाई 9 घंटे काम करना है सुबह से लेकर शाम तक, इस टाइम तक, तो उन लोगों को आप ये प्रोविजन दिखा सकते हैं कि भाई 8 आवर्स फिक्स किया गया है यहाँ पे, ठीक है। न्यू लेबर कोड अगर उसकी बात करता हूँ मैं, न्यू आपका ये जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 है, तो आपका 8 घंटे है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमम कितना है आपका 8 घंटे, और मेजर आज आप देखते भी है तो वहाँ पे भी 8 आवर्स का होता है। 9 आवर्स जो लोग बोलेंगे तो आप प्रोविजन दिखा सकते हैं कि भाई ये आपका हमारा एक राइट रहेगा कोड की एप्लीकेबिलिटी जब, ठीक है। पीरियड ऑफ वर्क इन ईच डे अंडर क्लोज ए शैल बी सो फिक्स्ड एज नॉट टू एक्सीड सच आवर्स विद सच इंटरवल एंड स्प्रेड ओवर, ठीक है, एज मे बी नोटिफाइड बाई। भाई आपकी पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है वो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के रिलेटेड या फिर जनरली वो अपना एक फिक्स ऐसा इंटरवल भी बता सकती है कि भाई 3 घंटे बाद लंच होगा, इस घंटे बाद में ये होगा, वो भी डिसाइड कर सकती है, तो आपको वो भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी ये इसमें है कि अदर कंडीशन भी दिएगी कि माइन के केस में गवर्नमेंट जैसे नोटिफाई करेगी सेंटर, क्योंकि माइन के केस में कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वो नोटिफाई करेगी। और जो बाकी अदर भी है उसमें भी जो है आपका वर्किंग कंडीशन के मैक्सिमम आवर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगी, तो उसी के हिसाब से आपको कराना पड़ेगा। नेक्स्ट Here is weekly and compensatory holidays। तो सेक्शन 26 क्या बताता है कि नो वर्कर शैल बी अलाउड टू वर्क इन एनी एस्टेब्लिशमेंट फॉर मोर देन 6 डेज। तो एक दिन का जो हॉलीडे वो होता है, संडे वाला आपसे कोई नहीं छीन सकता, सेक्शन 26 वो बताता है, ठीक है। अब इसमें एक कंडीशन और अटैच की गई, प्रोवाइडेड दैट in any motor transport undertaking an employer may in order to prevent any dislocation of motor transport service require a worker to work। देखिए आपको पता है कि भाई अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर पर्सन जो है वो एक ट्रांसपोर्ट जो बिजनेस है उसमें है और किसी ट्रेवलिंग एजेंसी का मान लीजिए वो एम्प्लॉय है और वहाँ पर वो किसी लोकेशन पे गया हुआ है और उसको रिटर्न करना है, तो आपने बोल दिया कि 6 दिन तो हो गया, अब 6 दिन के बाद में आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन के बीच में आप उसको रोक तो सकते नहीं कि भाई आप इस संडे पे या फिर इस पर्टिकुलर हॉलीडे पे काम नहीं करेंगे, तो उस केस में आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। एक्स्ट्रा वेजेस देखिए 27 बताता है आपका एक्स्ट्रा वेज देनी पड़ेगी, ये मैंने आपको बताया था कि 2 टाइम्स दिया जाएगा। आप मान लीजिए आवरली आपकी वेज बन रही है 100 रुपए, तो अगर आप ओवर टाइम करते हैं तो उसमें उस घंटे में आपको 200 रुपए मिलेंगे, 2 टाइम्स ही दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 27 ये बताता है। बात नाइट शिफ्ट की है, ठीक है। नाइट शिफ्ट आप देख लेना, बट नाइट शिफ्ट का कोई इतना ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, इसका प्रोविजन कोई, बस एक्स्ट्रा टाइम का आप याद रखना कि एक्स्ट्रा टाइम में आपको 2 गुना मिलेगा, ठीक है। जनरली ये कोई ना देता ना ही आप इसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि नौकरी प्रीसियस होती है सबके लिए, सबको लगेगा कि जो भाई नॉर्मल दे रहे हैं उतना ही दे दे वो,
ठीक है। जनरली यही तो होता है कि आप ओवर टाइम करें, तो इंडिया में तो यही कंसेप्शन है, ओवर टाइम भी आप देख लीजिए प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे क्या 5 बजे के बाद में उनको कॉल नहीं आता है? उनको कॉल आता है, तो वो तो ओवर टाइम हो गया ना भाई। 5 बजे के बाद में अगर आपको कोई कॉल करके बता रहे हैं, अगर मैं जनरली प्राइवेट सेक्टर की भी बात करूं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उन पर तो एप्लीकेबल नहीं होगा, बट जो आपके प्राइवेट सेक्टर में जो एस्टेब्लिशमेंट इसकी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, क्या उनके पास में कॉल नहीं आती? आएगी। उनको 5 बजे के बाद भी बुलाया जाएगा, 5 बजे के बाद में भी बोला जाएगा भाई ये मेल चेक करो, वो मेल चेक करो। तो ये क्या है? आप ओवर टाइम ही तो काम करा रहे हो ना। 8 बजे रात को मेल आती है आपके बॉस की, वो आपको कह रहा है कि भाई ये करिए। अगर बात ये वर्कर्स की बात है, वर्कर के कंडीशन में भी क्या वो काम नहीं कराता? बोलता है अरे चलो कोई नहीं, आधा घंटा का और काम है, ये कर लीजिए। आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे नहीं बोल सकता, वो वर्कर को बोलता है। तो जनरली ये चीज़ क्यों? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। कोडिफिकेशन इसलिए किया गया कि सिंपल आपके जनरल कोड बना दिए जाए जिनका वर्कर्स को अवेयर कराना भी इजी होगा और लोगों को बताना भी इजी होगा, और वहाँ से क्या होगा कि आपको अपने राइट्स पता होंगे, तो जनरली आप वो बेनिफिट्स वो ले पाएंगे, अवेल कर पाएंगे। तो आफ्टर दैट यू कैन सी एनुअल लीव, ये सारी चीजें कंडीशन छोड़ना, इसमें कुछ नहीं है। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी होती है कि भाई वो आपका जो रजिस्टर है वो मेंटेन करेगा, ठीक है, और वो मैनर प्रिस्क्राइब करेगी किस मैनर में होना है, ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। अब है अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड अदर अथॉरिटी, ठीक है। तो यहां पर आपका सेक्शन 34 क्या कहता है कि भाई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड हु शैल एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन देम इन दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। तो ये इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे। देखिए पहले आपने सुना होगा कि इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट में इंडिया में जब रेगुलेशन की बात होती है तो जनरली बोला जाता है कि इंडिया में क्या है कि इंडिया में आपका इंस्पेक्टर राज है, और वहाँ पर जो पर्टिकुलर अथॉरिटी को पावर दी गई है वो जाती है और वहाँ पे कहीं ना कहीं जाके वो उनको थ्रेटन करती है, ठीक है, उनको थ्रेट देती है कि भाई हम चेक करेंगे या फिर आर्बिट्ररी मैनर में। तो मैंने पिछले उसमें भी बताया कि उसमें जो आप चूज करेंगे कि कहाँ पे आप जाएंगे वो भी रैंडम बेसिस पे होगा। एक पर्टिकुलर पोर्टल भी मैंने आपको बताया था कि पोर्टल में आपको नहीं पता कि भाई आप किस इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली जाके चेक कर रहे हो। और दूसरा क्या है, इनको फैसिलिटेटर, देखिए पोस्ट को सिर्फ इंस्पेक्टर नहीं बोला गया, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, इसका मतलब क्या है कि वो पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है वो फैसिलिटेट भी करेगी दोनों को, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉइज को भी, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में उनको बताया कि भाई ये पर्टिकुलर प्रोविजन उनको लग रहा है कि किसी मैनर में ये चीज़ एम्प्लॉयर जो ये चीज़ नहीं कर रहा है तो उसको फैसिलिटेट भी करेगी, न कि उस पर सिर्फ पेनल्टी लगाएगी या फिर फैसिलिटेशन का भी काम होगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है कि आपका इससे पता चलता है कि जो इंडिया जो है वहाँ पर इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया में जो लेबर के जो कोड है वो बहुत ज़्यादा रिजिड है, उसी की वजह से इंडिया में जो बाकी इन्वेस्टर लोग हैं वो अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश भी नहीं करना चाहते। क्यों? इन्वेस्टमेंट कम देना चाहते हैं, क्योंकि लेबर जो कोड है वो थोड़े रिजिड है, लेबर जो लॉ है वो रिजिड है। बट अब इंडियन गवर्नमेंट सिंक्रोनाइज कर रही है, कोडिफाई कर रही है और यहाँ पर सिंप्लीफाई कर रही है और उनको थोड़ा लिबरल बना रही है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी कहाँ जा रही है। हम अपना जो सोशलिज्म का जो नेट था उससे हम न्यू लिबरलिज्म की तरफ जा रहे हैं। बट स्टिल इंडियन गवर्नमेंट इंडिया जो है एज ए कंट्री हमेशा एक वेलफेयर कंट्री है, हमेशा मुझे लगता है कि हमेशा एक वेलफेयर कंट्री रहेगी भी। और वेलफेयरिज्म इंडिया का जो है वो जीन में है। अगर इंडियन गवर्नमेंट को आप आफ्टर इंडिपेंडेंस भी देखते हो और पहले भी अगर आप एंशियंट टाइम तक आप देखते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट का जो एक बेसिक या इंडिया में जिसने भी शासन किया है उसका जो एक बेसिक जो एजेंडा रहा है, उसका गोल रहा है, जो उसका और जो उसने पर्टिकुलर प्रोविजन ली है उसमें आप वेलफेयर का कंटेंट हमेशा देखेंगे। आप अशोका द ग्रेट का जो टाइम पीरियड है उसको आप देख लीजिए, वहां पर भी वेलफेयर की जो मैकेनिज्म है, वेलफेयर के जो प्रोविजन है उन पे फोकस किया गया है, ठीक है।
तो बहुत सारे लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कोड आने से जो इंडिया में जो लेबर राइट्स थे क्या वो डाइल्यूट हुए। नहीं, डाइल्यूट नहीं हुए हैं, बट आप इंडस्ट्री को कम से कम इतना तो एश्योर करेंगे कि किसी इस टाइप की कंडीशन आए, जैसे स्ट्राइक का जो हमने देखा, स्ट्राइक एंड लॉकआउट के केसेस हमने देखा, स्ट्राइक में नोटिस का जो पर्टिकुलर प्रोविजन बना दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन यहाँ पे की गई है कि जिससे थोड़ा सा आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो करेंगे ना भाई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी करेंगे, उसके साथ साथ में ईज ऑफ डूइंग वेलफेयर भी करेंगे या ईज ऑफ वेलफेयर भी आप करेंगे। तो दोनों चीजों को बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। पावर ऑफ इंस्पेक्शन, देखिए ये हमने पहले भी देखा था और इसको आप स्किप भी करना। इस पर्टिकुलर एक्ट की अगर बात करें, ये पावर तो आपकी है ही कि वो एंटर कर सकता है प्रीमाइस में, ठीक है, इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन कर सकता है, इंक्वायरी कर सकता है, ठीक है। ये जनरल प्रोविजन आप देख लेना। जनरली क्या है कि भाई वो एंटर कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर पर्सन से, उसको लगता है कि भाई ये इस वर्क प्लेस में जो है किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी में है, तो उसको पूछ सकता है किसी टाइप के असिस्टेंट, उसको जो है उससे असिस्टेंट ले सकता है अगर उसको एग्जामिन करना है किसी टाइप के रिकॉर्ड, ठीक है। इंस्पेक्ट एंड एग्जामिन जो है, ठीक है, इंक्वायरी इनटू एनी एक्सीडेंट और किसी भी टाइप की ये चीज़ें, तो जनरल चीज़ें हैं, ये आपको पता चल जाएगा। सीज एंड सर्च की पावर है, रिक्वायर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनी रजिस्टर, वो पूछ सकता है कि भाई ये पर्टिकुलर चीज़ मुझे दो जिससे मैं रिकॉर्ड चेक कर सकूँ, ठीक है। अदर सच इन्फॉर्मेशन है। तो बहुत इतना ज़्यादा वाइड है कि जितना वाइड होगा उतना इंक्लूसिव होगा, इंक्लूसिव होगा तो आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। सिंपल सा फंडा याद रखना। पावर एंड ड्यूटीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अगर इस कोड की मैं बात करूं, यहाँ पे इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करूं, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेल विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हिज जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज सच पावर एंड ड्यूटी ऑफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर इन रेस्पेक्ट ऑफ माइंस, ठीक है। माइन के रेस्पेक्ट में जो आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के, वही इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे। बस ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इसलिए मैंने आपको बताया भी कि आपका जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे माइन के रेस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर एरिया में, वो ही आपके इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होंगे, ठीक है। बाकी प्रोविजन इरेलेवेंट है, आप सबको स्किप कर सकते हो यहाँ पे। अब आप चैप्टर 10 पे आते हैं। चैप्टर 10 आपका क्या यहाँ पे है, आपका स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन से रिलेटेड आपके स्पेशल प्रोविजन है, सेक्शन 43 है। सेक्शन 43 क्या कहता है? सेक्शन 43 कहता है कि वुमेन शैल बी एंटाइटल्ड टू बी एम्प्लॉयड इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क अंडर दिस कोड एंड दे मे बी एम्प्लॉयड, मे आल्सो बी एम्प्लॉयड विद देयर कंसेंट बिफोर 6 PM एंड बिफोर 6 AM एंड बियॉन्ड 7 PM, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा क्या मैं ये कहूंगा कि एक अच्छा और लिबरल प्रोविजन है, जिससे कि जो वुमेन को भी आज़ादी मिलेगी और उनके एम्प्लॉयमेंट को प्रमोशन भी मिलेगा। जो रिक्रूटर है वो उनको एम्प्लॉय करेगा, क्योंकि नाइट शिफ्ट भी वो यहाँ पे कर सकती है। जो 6 AM है उससे पहले भी उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है और 7 PM के बाद में भी। तो इससे क्या होगा, उनका स्कोप ब्रॉड होगा, उनको और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो वुमेन एम्पावरमेंट में आपका सेक्शन 43 बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। ये किसमें था? आपका चैप्टर 10 में स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू, देखिए मैंने पहले भी कहा था, जहां पे भी बात आती है वल्नरेबल और या फिर मार्जिनलाइज सेक्शन की, ठीक है, इस सेक्शन की वुमेन की बात आती है, चाइल्ड की बात आती है, SC/ST की बात आती है, किसी भी टाइप की ऐसी बात आती है, तो वो प्रोविजन आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं। तो चैप्टर 10 आपका इंपोर्टेंट है। आपको पहले याद रखना है कि वुमेन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन कहाँ पे है, आपके चैप्टर 10 में। फिर आपको याद रखना है सेक्शन 43 ये बताता है कि 6 से पहले भी उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है, 7 के बाद में भी, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट, फिर चैप्टर आपका ये 11th है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर। तो बाकी जो पर्टिकुलर देखिए मेजर मैंने आपको यहाँ पे करा दिए, इसमें कुछ पर्टिकुलर सेक्शन बचे हैं, इसको हम ज़्यादा इस लेक्चर को नहीं लेके जाएंगे। बाकी मैं MCQ के थ्रू कुछ जो भी आपका क्वेश्चन बचे हुए हैं इसमें, या इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो स्किप कर दिए हैं मैंने, जो मुझे लगेगा कि क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उनको मैं MCQ सेक्शन में आपको ज़रूर कवर कराऊंगा।
और जो भी बाकी एक्ट भी हमारे कुछ ऐसे हैं जो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है या फिर आ सकता है उनसे क्वेश्चन, वो भी आपके एमसीक्यू के सेक्शन में कवर होंगे। तो वो एमसीक्यू का सेक्शन भी आप जरूर देखना, और जो मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करेंगे, हमारा इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड आपको करेगा, उसकी पीडीएफ में भी आपको वो सब नोट्स की फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी मेरा लेक्चर का मीनिंग था यहाँ पे जनरली ये था कि आप कैसे अप्रोच करेंगे मटेरियल को, आप कैसे उसको पढ़ेंगे। पीडीएफ की फॉर्म में भी मैं आपको पढ़ के इसलिए बताया कि जब आप कोई न्यू एक्ट पढ़ेंगे तो उसको सिंपली आपको कौन सी चीज़ स्किप करनी है। ठीक है, मेजरली आपको दिया जाता है कि पीपीटी में दे दिया, आपको ये समझा दिया, बट वहाँ पे आपको कंसेप्शन बिल्ड नहीं होगा। आप कितना भी रट लीजिए आपको याद नहीं रहेगा। जनरली आपको जाके सिंपली क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक कंसेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा कि ये एक्ट इसका है, ये एक्ट इस चीज़ का है, यहाँ पे क्यों इतनी एज नहीं, जैसे मैंने आपको एमसीक्यू वाले सेक्शन में भी बताया कि एज का फैक्टर क्या है, क्यों जीवन ज्योति में इतना लिया गया, क्यों पेंशन वाले में कम किया गया। ठीक है, क्यों सुरक्षा बीमा में जो एक्सीडेंटल कवर प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आपका एज गैप बढ़ाया गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो इसी के साथ मैं अपना ये लेक्चर यहाँ पे एंड करूँगा, और आपको फिर से एडवाइस दूंगा कि आप जब भी ये पर्टिकुलर एक्ट पढ़े उसकी थीम पे फोकस करना, मेजर प्रोविजन पे फोकस करना, और जो भी पर्टिकुलर उससे रिलेटेड आपको लग रहा है कि भाई ये बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट है, कोई पर्टिकुलर जो अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया है, कोई ट्रिब्यूनल है, ठीक है, वो स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, उससे रिलेटेड प्रोविजन को फोकस करना है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों को आप स्किप करना, शॉर्ट नोट्स के जो आपको मिलेंगे उनसे आप रिविजन करना। बट लेक्चर का मीनिंग होता है कि आपकी खुद की आंखें खोल देना कि भाई आप इससे हिसाब से पढ़े, क्योंकि जब आप कंपटीशन की एज में होते हैं तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होता कि आपको हर चीज़ पढ़ा कैसे बताई जाए, ये एक डिस्कशन की फॉर्म में होता है। अब हम ऑनलाइन मीडियम पे आ चुके हैं, तो ऑनलाइन मीडियम में डिस्कशन की फॉर्म होती है। यू कैन कमेंट समथिंग बट यू हैव टू कमेंट पॉजिटिवली। आपको इस टाइप के कमेंट करने चाहिए जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बाकी कोई किस टाइप से काम कर रहा है, कोई कैसा चीज़ें आपको बता रहा है, उससे आपको लेना देना नहीं है। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन स्टडी मटेरियल ओनली, और कंटेंट जो पर्टिकुलर है उससे रिलेटेड जो चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं। ये चीज़ें स्किप हुई, यहाँ पे ये पर्टिकुलर प्रोविजन, जैसे मैंने खुद ही बताया आपको कि वो 250 था, तो वहाँ पे कहीं पे हो सकता है फैक्चुअल कोई एरर हो, उस सब चीज़ों को आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है, आप फिर हमारी टीम आपको पर्टिकुलर जो फीडबैक है वो प्रोवाइड कराएगी। सो ऑन द बिहाफ ऑफ दिस पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन है हमारा प्रशासनिक गुरुकुल, उसके बिहाफ पे भी मैं आपको थैंक यू भी बोलना चाहूँगा कि आप इन सेशंस को देख रहे हैं, और इसमें जो भी आपके सजेशन है वो भी दीजिए। जो आपको लग रहा है स्किप हुआ है वो सारी चीज़ें और भी करेंगे हम, एमसीक्यू सेशन और भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।